बच्चों, मैं सुमित्रा गौतम। आज हम कक्षा 8 का हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चों कि कारक की परिभाषा क्या है। तो बच्चों देखिए कि कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, अर्थात जो क्रिया को करता है वो कारक का अर्थ होता है। जब क्रिया को करने में कोई न कोई अपनी भूमिका निभाता है तो उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया करने में जो अपनी भूमिका निभाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को कारक कहते हैं। विभक्तियों या परसर्ग जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध कराते हैं उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। किसी कार्य को करने वाला कारक कहलाता है। यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। जैसे कारक के उदाहरण है, वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, नरेश खाना खाता है, सूरज किताब पढ़ता है, राम ने रावण को बाण से मारा, रोहन ने पत्र लिखा। यानी इसमें क्या हो रहा है? कुछ न कुछ कार्य किया जा रहा है। कुछ न कुछ कार्य किया जाने का मतलब ही वह कारक है। कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक और सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो बच्चों फिर अब आगे हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? जो सबसे पहला कारक है वो क्या है? कर्ता कारक। तो हम ये जानेंगे कर्ता कारक क्या है। उसके लिए हमें कर्ता कारक की परिभाषा जानना आवश्यक है। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। अर्थात जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चल जाता है। यानी कोई जो कार्य कर रहा है उसका पता चले कि ये व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है ना वो क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। पहले जो आएगा वो क्या आएगा? कर्ता ने, तो उसका चिन्ह क्या हुआ? ने। कर्ता कारक के उदाहरण जैसे विकास ने फुटबॉल खेली। विकास ने क्या खेली? फुटबॉल खेली। तो फुटबॉल किसने खेली? विकास ने खेली। तो इसमें कर्ता कौन हो गया? विकास हो गया। दिनेश ने पीड़ित की सहायता की। अब इसमें पीड़ितों की सहायता किसने करी? दिनेश ने करी। तो इसमें कारक कर्ता कारक कौन है? दिनेश। अमित ने पूरी किताब पढ़ ली। पूरी किताब किसने पढ़ी? अमित ने पढ़ी। तो इसमें कर्ता कारक कौन हो गया? अमित हो गया। कर्ता कारक के प्रकार। परसर्ग सहित जब वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग होता है तो वो मुख्यतः भूतकाल के वाक्यों में होता है। जैसे उदाहरण, रामू ने अपने बच्चों को पीटा, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा। और परसर्ग रहित जब वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात उसमें ने क्या है? छिपा हुआ रहता है। ये मुख्यतः वर्तमान काल एवं भविष्यत काल में होता है। जैसे ऊपर अपन ने देखा उदाहरण में, रामू ने अपने बच्चों को पीटा, तो उसमें ने शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो उसमें कर्ता कारक कौन हुआ? रामू हुआ। ऐसे ही जो परसर्ग रहित होते हैं उसमें क्या होता है कि ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सुरेश उपन्यास पढ़ता है, तो इसमें ने क्या है? छिपा हुआ है। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सुरेश ने उपन्यास पढ़ी। नरेश खाना खाता है, नरेश ने खाना खाया, ये भी हो सकता है। अगर ने लग जाता है तो वो होता है परसर्ग सहित, और अगर ने नहीं लगा होता है तो वो होता है परसर्ग रहित। दूसरा कारक है बच्चों कर्म कारक।
कर्म कारक की परिभाषा वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। वाक्य में जो क्रिया की जाती है उसका प्रभाव पड़ता है, वो कर्म कहलाता है। यानी इसमें क्या है, क्रिया का महत्व होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। जैसे कर्ता में था ने, इसमें है को। कर्म कारक के उदाहरण देखो, सीता ने गीता को बुलाया। किसको बुलाया? गीता को बुलाया। तो वाक्य में क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है? गीता पर पड़ रहा है। गीता क्या कहलाएगी? कर्म कहलाएगी। बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर असर किसका ऊपर पड़ रहा है? पूरा बड़े लोगों पर। तो कर्म कौन हो गया? बड़े लोग हो गए। अतएव ये उदाहरण कर्म कारण के अंतर्गत आएगा। राम ने रावण को मारा। पूरा असर किसके ऊपर जा रहा है क्रिया का? रावण के ऊपर। मारा किसको है? रावण को। तो रावण क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। कर्म कारक के और भी उदाहरण है, जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया। तो गोपाल ने किसको बुलाया? राधा को। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। तो इसमें मुख्य क्या हो गया? घोड़े को। मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया। तो इसमें क्या हो गया? कर्म, कुत्तों को। अध्यापक छात्रों को पीटता है। तो इसमें मुख्य क्या हो गया? छात्रों को। तो इस तरह का जो होता है वो कहलाता है कर्म कारक। तीसरा कारक है बच्चों करण कारक। क्या होता है? करण कारक। करण कारक की परिभाषा है वह साधन जिससे क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है। तो वो क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। जिसकी सहायता ली जाए और जिस काम को अंजाम दिया जाए वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। इसमें से आता है, से का अर्थ होगा के द्वारा। जैसे वह लड़का ठंड से कांप रहा था। तो वो लड़का किससे कांप रहा था? ठंड से। यानी ठंड के द्वारा वो लड़का कांप रहा था। तो इसमें कर्म क्या हो गया? ठंड होगी। किसकी वजह से कांप रहा था वो? ठंड के कारण। इसी तरह से राम ने बाली को बाण से मारा। राम ने बाली को किससे मारा? बाण से मारा। तो किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा मारा। तो बाण के द्वारा मारा, तो इसमें बाण क्या हो गया? साधन है जिससे क्रिया हुई है। सुनील ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया। खाना बनवाना क्या है? क्रिया है। पत्नी के द्वारा बनवाया है, तो पत्नी क्या होगी? साधन हो गई। तो इस वाक्य में द्वारा का भी प्रयोग किया गया है। अभय ने सारा काम बच्चों से करवाया। तो सारा काम किसने करवाया बच्चों? अभय ने करवाया। और किससे करवाया? बच्चों से करवाया। तो इसमें बच्चे क्या है? साधन है, करण है। तो इस तरह से करण कारक के मैंने आपको उदाहरण समझाए। अगला कारक के बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होता है, संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए, किसी को कुछ दिया जाए ना बच्चों, तो वो संप्रदान कारक होता है। किसी के लिए कुछ किया जाए तो वो भी संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह होता है के लिए या को है। संप्रदान कारक का उदाहरण देखते हैं, जैसे नरेश मीना के लिए फल लाया है। तो इसमें चिन्ह का तो पता चल गया, के लिए फल लाया है। तो इसमें देखो, जब किसी के लिए काम किया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो नरेश किसके लिए फल लाया है? मीना के लिए फल लाया है। विकास तुषार को किताब देता है। तो विकास ने किताबें किसको दिए? तुषार को दिए। तो इसमें हमें पता चल रहा है किसी को कुछ दिया जा रहा है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। भूख के लिए रोटी खाओ। इसमें क्या है? रोटी तो खानी है, लेकिन किसके लिए खा रहे? भूख लग रही है इसलिए। तो भूख के लिए रोटी खाना। तो ये हुआ संप्रदान कारक।
अगला है बच्चों अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी रूप से दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, अलग हो जाए तो वहाँ अपादान कारक होता है। इसमें अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से है। लेकिन करण कारक में भी से था ना बच्चों, लेकिन उसमें क्या था? द्वारा में। और इसमें क्या है? अलग होना, यानी जहाँ पर अलग हो जाए वो वाला से। तो अपादान कारक में देखो, पेड़ से आम नीचे गिर गया। आम कहाँ से गिरा? पेड़ से नीचे गिर गया। तो पेड़ से क्या हो गया? वो अलग हो गया। जब वो अलग हो गया तो वो क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। तो इसमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए पेड़ से आम नीचे गिर गया यानी इसमें से आया है तो करण कारक है, नहीं, इसमें करण कारक नहीं है, क्योंकि इसमें द्वारा नहीं हो रहा है, इसमें अलग हो रहा है। उसके हाथ से घड़ी गिर गई। उसके हाथ से क्या गिर गई? घड़ी गिर गई। तो उसके हाथ से घड़ी क्या हो गई? अलग हो गई। पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। पेड़ से पत्ता टूट गया यानी पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो यहाँ पर भी अपादान कारक हुआ। अगला है बच्चों संबंध कारक। संबंध कारक, जैसा कि हमें कारक के नाम से पता चलता है कि किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध का बोध कराता हो वो संबंध कारक कहलाता है। इसके चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इसके उदाहरण देखो, यह साहिल का स्कूटर है। अर्थात इसमें दो वस्तुओं के बीच में संबंध का पता चल रहा है, क्योंकि ये हमें स्कूटर एवं साहिल के बीच का संबंध बता रहा है। यह मानव का घर है। ये किसका घर है? मानव का घर है। तो इसमें मानव एवं घर के बीच में जो संबंध है उसका पता चल रहा है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब इसमें के आ गया तो हम सोच लें कि तो का के की, उसी से ही नहीं, संबंध का भी पता चल रहा है। जैसे हमें क्या पता चल रहा है कि राजा दशरथ के और 4 पुत्र थे, तो उनके बीच में क्या हो गया? संबंध है। किसका संबंध है? पिता पुत्र का। अगला कारक है बच्चों अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की परिभाषा है, अधिकरण कारक का अर्थ होता है आश्रय। अधिकरण का अर्थ क्या है? आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया का आधार का बोध हो रहा हो तो वो क्या होता है? अधिकरण होता है। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मैं घर में गया तो कोई भी नहीं था। वह घर के अंदर गया, वो बता रहा है कहाँ पे गया? घर के अंदर। तो मैंने कहा ना जहाँ भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आ रहा हो वहाँ क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। वीर सिपाही युद्ध भूमि में मारा गया। युद्ध भूमि में, कहाँ पे? युद्ध भूमि में मारा गया, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो, तो इसमें बीच आ गया, बीच का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। अंतिम अष्टम 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने, बोलने का बोध होता हो वो संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान क्या है? अरे, हे, अजी। कई लोग नाम नहीं जानते हैं तो ऐसे बुलाते हैं ना, अरे इधर आना, हे जी सुनना, अजी सुनना, तो ये सब क्या होते हैं? संबोधन होते हैं। जैसे हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा होता है। यहाँ वक्ता ने हे शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। ईश्वर का संबोधन है वो, तो यहाँ संबोधन कारक है। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो जो जल्दी आया है ना उसको काय से संबोधित किया है? अरे से किया है। हे अर्जुन तुम्हें ये काम अवश्य करना चाहिए। तो अर्जुन के लिए क्या संबोधन आया है? हे। क्या संबोधन आया है?
हे आया है। तो इस तरह बच्चों हमने आज पढ़े कारक। आप सबको समझ में आए होंगे। आप सब इनको बच्चों कॉपी में करना। धन्यवाद।